नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। कल हमने नवनिर्माण कविता के कुछ छंद मतलब 4 छंदों को देखा था। आज हम इसी नवनिर्माण कविता जिसके रचिता त्रिलोचन जी है उसके जो आगे के 4 छंद है उस छंद का हम अध्ययन करेंगे। कल हमने जो 4 छंद मतलब 36 पदियों का सरल अर्थ देखा था। पहली 2 जो आपको सामने नज़र आ रही है वो 2 छंद थे। फिर से थोड़ा सा हम रिवीजन कर रहे हैं। उसके अंतर्गत हमने पहले छंद में देखा था कि जिस तरह से हम पर किसी ने विश्वास किया है तो उस विश्वास का बहुत महत्व होता है और इस विश्वास को हमें संभाल कर रखना है। भले हम कहीं भी जाए, किसी भी जगह पर कितनी भी ऊंची उड़ानें क्यों न भरे, लेकिन हमेशा हमको यही ध्यान में रखना है कि हमें ज़मीन पर अपने कदम को रखना है, हमें अपनों लोगों की ओर लौटना है। किसी तरह का कोई घमंड या गर्व नहीं होना चाहिए, हमेशा अपनी मर्यादा याद रखनी चाहिए। ये पहला छंद कहता है। दूसरी चतुष्पदी है, उसमें ये कहा है कि ये शाश्वत है, ये सत्य है। उस सत्य को, उस नियम को हम कभी भी तोड़ मड़ोड़ नहीं सकते, झूठा साबित नहीं कर सकते कि मनुष्य कितना भी आडंबन क्यों ना करे, कितना भी झूठापन क्यों ना करे, पर वहाँ अपनी वास्तविकता कभी छोड़ नहीं सकता, उसे वो भूल नहीं सकता है। तीसरा छंद हमने यहाँ पर देखा था कि सत्य यही है कि राह में कितना भी अंधेरा क्यों न हो, लेकिन हमें अपने मंजिल तक पहुँचना है। हमें उन सभी अंधेरों को, उन सभी अंधेरा मतलब समस्या और मुसीबतों का सामना करना है। और चौथा हम लोगों ने छंद देखा था, चतुष्पदी देखी थी कि भगवान ने जो बल हमें दिया है वो किसी को सताने के लिए नहीं दिया है, बल्कि पीड़ितों को बचाने के लिए हमें वो बल दिया है। और उस बल का हमें मतलब गलत इस्तेमाल नहीं करना है, बल्कि उस बल से हमें लोगों को न्याय दिलाना है। जिन लोगों पर अत्याचार होते हैं, जो लोग पीड़ित हैं, उनके लिए हमें अपने बल का इस्तेमाल करना है, तो भी हमारा बल सार्थक होगा। अब हम यहाँ पर आगे की 4 चतुष्पदियों का अर्थ देखिएगा। पहले हम चारों चतुष्पदी को पढ़ लेंगे, फिर एक एक चतुष्पदी का हम अर्थ देखेंगे। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। साथ निकलेगे आज नर नारी, लेगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेगे समाज नर नारी। वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा था। इस तरह के ये चारों जो आज छंद है, चतुष्पदियाँ है, इन चतुष्पदियों का हम आज यहाँ पर सरल अर्थ देखेंगे। तो देखिएगा, हम पहला छंद, पहली चतुष्पदी देखते हैं। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। कवि यहाँ पर कहते हैं कि जिस व्यक्ति को अपनी मंजिल, सफलता की मंजिल की जानकारी हो जाती है, मतलब जिसे पता है कि मुझे क्या अचीवमेंट प्राप्त करनी है, मुझे किस मंजिल को प्राप्त करना है, वही पथ के संकट को भी सहता है। वही व्यक्ति अपने मार्ग में आने वाली जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी संकट है, जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी तकलीफ़ें, उन सभी को वो क्या करता है, सहता है। सहना मतलब उसका वो सामना करता है, उन सभी चीज़ों से वो डरता नहीं है। और इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि जो इंसान अपनी मंजिल प्राप्त कर ले वही इंसान कामयाब होता है। इसलिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि जिसको अपने मंजिल का पता है, जो इंसान जानता है कि मुझे इस तरह की सफलता को प्राप्त करना है, मुझे इस तरह का इंसान बनना है, मुझे इस सफलता पर पहुंचना है, वो अपनी मंजिल खुद ब खुद बनाता है। और अपने मंजिल के मार्ग में, अपने मार्ग में आने वाली जितनी भी परेशानियां हैं, जितने भी संकट है, जितनी भी समस्याएं हैं, उनसे वो कभी डरता नहीं है, सहता है। मतलब उनको वो
छुड़ाने की कोशिश करता है, उनसे वे डरता नहीं है, उसे वो अपने मार्ग से हटाने का प्रयास करता है। आगे कहते हैं, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। और जो इंसान अपने मार्ग में आने वाली समस्याओं का सामना करता है, उन परेशानियों से डरता नहीं है, वह इंसान ही हंसते हंसते इन परेशानियों को झेल लेता है। ऐसे व्यक्ति को ही जीवन में सफलता मिलती है। इस तरह सफलता के शिखर पर पहुंचने वाले व्यक्ति समाज के लिए एक नया इतिहास बनाता है और लोग उससे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। हम देखते हैं कि जो हमारे नेशनल हीरो है, जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने एक ऐसा इतिहास बनाया है कि समाज आज भी उनको याद करता है। भले कितने ही वर्ष हो गए वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसे कार्य किए, ऐसे उन्होंने एक मतलब अपनी मंजिल को प्राप्त किया है कि इस वजह से आज लोग उनको भूल नहीं पाते हैं। तो हमें भी हमारे इस जीवन को सार्थक बनाना है, सफल बनाना है। सिर्फ जन्म लेकर आए, छोटे से बड़े हुए, नौकरी किए, फिर बूढ़े हुए और इस दुनिया से चल दिए, ये ज़िंदगी नहीं है। जो हमें ज़िंदगी प्राप्त हुई है वो हमें कुछ कर गुजरने के लिए दी है। हमें एक इतिहास बनाना है, मरने के बाद भी लोग हमें याद करने चाहिए, ऐसा हमें इतिहास यहाँ पर गढ़ाना है। हम देखते हैं कि हमारे जो नेताएं हैं, हमारे जो राजा महाराजा हैं, उन्होंने ऐसा इतिहास बनाया है समाज में, ऐसे शिखरों पर वे जाकर बैठे हैं कि आज भी वो हमें याद आते हैं। हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन लोगों ने जो कामयाबी हासिल की है उसका एक इतिहास बनाया है। ऐसा ही इतिहास हमें बनाना है। हम अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ ऐसा कार्य करें, कुछ ऐसे काम करें कि हमारे जाने के बाद वो हमें याद करें, हमें सफलता की सीढ़ी पर बिठाए, हमें ऊंचाई पर बिठाए और हमारा इतिहास याद करे। इसलिए कवि यहाँ पर कहते हैं कि जो इंसान बिना डरे, बिना समस्याओं को पीछे छोड़े आगे बढ़ता है, अपने मंजिल की ओर बढ़ता है, वही सफल जीवन प्राप्त करता है और वही सफलता के शिखर पर जाकर बैठता है और एक ऐसा इतिहास बनाता है कि समाज उसको हमेशा हमेशा याद करता है। समाज उस व्यक्ति से प्रेरणा लेता है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे जो नेशनल हीरो है, जैसे कि महात्मा गांधी है, लोकमान्य तिलक है, भगत सिंह है, ये जो हमारे नेशनल हीरो है, उन्होंने एक ऐसा इतिहास गढ़ाया है कि उस इतिहास की वजह से आज हम उनको अब भी याद करते हैं। कितने वर्ष हो गए, हम देखते हैं कि हमें आज़ादी दिलाने वाले हमारे नेशनल हीरो हमारे बीच नहीं है। कितने वर्ष हो गए हमें उनको हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज भी हम उनके इतिहास को याद करते हैं। आज भी हम उनके लेसन्स पढ़ते हैं। आज भी हम उनको ज़्यादा नहीं, लेकिन जब 15 अगस्त आती है, जब 26 जनवरी आती है, तो हम उनको यादों को ताज़ा करते हैं, क्योंकि उन्होंने हमारे भारत को आज़ादी दिलाई, एक इतिहास बनाया है। वैसे जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये फ्रीडम फाइटर है, जो हमारे सैनिक है, जो अपनी जान देते हैं अपने देशवासियों की सुरक्षा के लिए। ऐसे लोगों का इतिहास हम आज भी याद करते हैं। तो हमें अपने मंजिल पर पहुंचना है, शिखर पर बैठना है, सफलता प्राप्त करनी है और अपना एक इतिहास बनाना है। वही व्यक्ति इतिहास बनाते हैं जो सफलता प्राप्त करते हैं, जो मंजिल की ओर बढ़ते हैं, बिना डरे, बिना घबराए, बिना परेशानियों को अपने सामने लाए। ऐसे ही व्यक्ति सफल बनते हैं और ऐसे ही इंसान इतिहास बनाते हैं और इन्हीं लोगों से हमें प्रेरणा मिलती है। हम इन लोगों से प्रेरणा ले सकते हैं। तो इस तरह से ये हमने छंद यहाँ पर देखा। अगला छंद देखते हैं। प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। कवि यहाँ पर कहते हैं, प्यार मोहब्बत के बारे में यहाँ पर कहते हैं कि हमें प्रीति की राह पर चलना है। ये जो हमारे बीच में एक दूसरे के प्रति जो मनमुटाव है, जो ईर्ष्या है, जो जलन है, जो एक दूसरे के मन के अंदर एक दूसरे के प्रति घृणा है, इन सभी को हमें छोड़ देना है और हमें प्रीति की राह पर, प्रीति मतलब प्यार मोहब्बत से एक दूसरे के साथ रहना है। इसी राह पर हमें चलना है। हर एक इंसान से हमें प्यार मोहब्बत के व्यवहार करने हैं, आचार व्यवहार को अपनाना है, क्योंकि हम इस दुनिया से क्या लेकर जाने वाले हैं? सिर्फ यही तो चीज़ लेकर जाने वाले हैं
ये जो प्यार है, ये जो मोहब्बत है, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति है, एक दूसरे के प्रति जो भाईचारा है, एक दूसरे के प्रति जो मदद करने की भावना है, ये सारे अच्छे गुण ही तो हम लेके जाएंगे, ये सारे कर्म ही तो हम लेकर जाएंगे, वरना हम इस दुनिया से लेकर क्या जाने वाले हैं। जितने भी धन दौलत है, प्रॉपर्टीज़ है, सब कुछ यहीं पर रह जाना है, क्योंकि ये तो सृष्टि का नियम है कि हम खाली हाथ आए हैं तो खाली हाथ ही जाएंगे। भले हम कितना भी कुछ यहाँ पर कमा लें, भले हम कितनी भी प्रॉपर्टी क्यों ना, करोड़ों संपत्ति बना लो, लेकिन ये करोड़ों सब यही मिट्टी में मिल जाने हैं। सिर्फ हम लेकर जाने वाले हैं अपने साथ एक अच्छे गुण, एक अच्छे कर्म, लोगों के साथ बिताए हुए अच्छे पल, लोगों के साथ बिताए हुए प्यार मोहब्बत के पल, अच्छा आचार, अच्छा व्यवहार, यही हमारी अपनी पूंजी है जो हम लेकर जाने वाले हैं। इसलिए कवि यहाँ पर कहते हैं कि प्रीति की राह पर चले आओ, प्यार मोहब्बत और अच्छे आचार व्यवहार को अपना लो। और वे कहते हैं यहाँ पर कि नीति की राह पर चले आओ, जो नीति मूल्य है, जो नीति मूल्य है हमारे अच्छे व्यवहार करना, दूसरों की मदद करना, दूसरों के प्रति सहानुभूति करना, दूसरों के सुख दुख में सहभागी होना, दूसरों की हर तरह की सहायता करना, दूसरों के साथ अच्छे व्यवहार करना, ये हमारी नीतियाँ हैं। हमारी नीतियाँ क्या है कि लोगों के साथ अच्छा आचार, अच्छा व्यवहार करना, ये हमारा जीवन है, ये हमारी संस्कृति है। इसलिए कवि कहते हैं कि प्यार मोहब्बत और अच्छे आचार व्यवहार को अपनाने की बात करते हुए लोगों को आह्वान करते हैं कि वे सब के साथ प्यार मोहब्बत से रहे और सबके साथ अच्छा व्यवहार करें। प्रीति का मतलब है प्यार मोहब्बत और नीति का मतलब है अच्छा व्यवहार, अच्छे लोगों के साथ बनाए हुए संबंध। वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है। कवि कहते हैं कि यह सबके लिए अपनाने वाला मार्ग है। सिर्फ मैं ही इस मार्ग पर चलूं और बाकी के सब गलत मार्ग पर चले तो ये कोई बात नहीं बनने वाली। हर एक इंसान को प्रीति मतलब प्यार मोहब्बत और नीति मतलब अच्छा व्यवहार करना है। सिर्फ कुछ लोग करेंगे और कुछ लोग गलत राह पर चलेंगे, ईर्ष्या मन में रखेंगे, एक दूसरे के प्रति द्वेष रखेंगे, जलन रखेंगे, दुश्मनी रखेंगे, तो ये नहीं देश में सुख शांति आएगी। बल्कि हर एक इंसान, यह सिर्फ मेरा मार्ग नहीं है, ये सिर्फ मेरा काम नहीं है कि हम सिर्फ कुछ लोग अच्छे व्यवहार करें, कुछ लोग ही प्यार मोहब्बत से रहे और बाकी के लोग गलत राह पर चलें। नहीं, कवि कहते हैं कि वह हमारी ही नहीं सबकी है। सभी इंसान को, दुनिया के हर एक कोने में रहने वाले हर एक इंसान को प्रीति की राह पर चलना है, नीति की राह पर चलना है, प्यार मोहब्बत से रहना है, अच्छे व्यवहार लोगों के साथ निर्माण करने हैं। ये सब के लिए है, ये सिर्फ हम किसी कुछ चुने हुए लोग या कुछ ही लोगों के लिए नहीं है, वह हमारी ही नहीं सबकी बात है, सबके लिए ये मार्ग है। नीति की राह पर चले आओ। वे कहते हैं कि सबको हंसते गाते जीवन जीने का मार्ग अपनाना चाहिए। हंसते हुए गाते हुए इस जीवन को बिताना है। दुख तो सबके पास है, लेकिन उस दुख का कभी यहाँ पर हमें जाहिर नहीं करना है, बल्कि हमें उस दुख में भी सुख में ही रहना है। हंसते हुए जीवन को व्यतीत करना है, हंसते गाते हुए। कभी भी हम अपने दुख को लोगों के सामने रोना नहीं चाहिए। किसी ने पूछ लिया भाई कैसे, हाँ भाई बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा चल रहा है, भले आप अंदर से कितना भी दुख क्यों न रहो, लेकिन चेहरे पर हमें मुस्कुराहट ही रहनी चाहिए। हंसते हुए ही अपना जीवन को व्यतीत करना चाहिए। कभी भी अपने दुख को अपने चेहरे पर नहीं लाना चाहिए। हंसते गाते हुए इस जीवन को व्यतीत करो, देखो कुछ भी समस्या नहीं आएगी। वरना थोड़ी से दुख के बादल आ गए कि रोने बैठ जाते हैं कि भाई ये हो गया, वो हो गया, क्या करूँ, मेरे ही नसीब में आ गया, मेरे ही तकदीर में ये है क्या, मुझे ही क्यों मिला। इस तरह की आपको यहाँ पर दुख का बखान नहीं करना है, इस तरह से दुख नहीं करना है, बल्कि आपके इन दुखों में भी आप हंसते गाते हुए अगर अपना जीवन व्यतीत करोगे तो ये दुख आपको दुख नहीं लगेगा, बल्कि ऐसा लगेगा मानो हमारे जीवन में कभी दुख की घड़ियाँ है ही नहीं। उस दुख को भी आपको हंसते गाते हुए सहते आगे चलना है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि गीति की राह पर चले आओ, मतलब हंसते गाते हुए जीवन जीने का मार्ग अपना लो, तो आपको कभी दुख नज़र ही नहीं आएगा। आगे देखिएगा, साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेगे कांटों का ताज नर नारी।
कवि यहाँ पर कहते हैं स्त्री पुरुष समानता की बात यहाँ पर कह रहे हैं। आज हम देखते हैं कि हर जगह यही कहते हैं कि स्त्री और पुरुष एक है, स्त्री और पुरुष समान हैं, उनको समानता का दर्जा दिया है। लेकिन आज भी कुछ ऐसे कस्बे हैं, गांव हैं जहाँ पर स्त्री पुरुष को मतलब जोखा जाता है, स्त्री को दियम दर्जा दिया जाता है, पुरुष को ही महान माना जाता है। लेकिन आज के इस युग में कवि कहते हैं कि स्त्री पुरुष समानता की बात है। आज यहाँ पर हम स्त्री पुरुष को, नर नारी को, नर मतलब पुरुष और नारी मतलब स्त्री, नर नारी की यहाँ पर स्त्री पुरुष की समानता की बात करते हुए कवि यहाँ पर कहते हैं कि आप निकलेंगे नर नारी, लेगे कांटों का ताज नर नारी। कवि कहते हैं यहाँ पर कि स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ मिलकर विकट समस्याओं को सुलझाने का कार्य करेंगे। हम देखते हैं कि आज इतनी समस्याएं हैं, घर चलाने के लिए दोनों मियाँ बीवी को, नर नारियों को घर से बाहर निकलना पड़ता है, तभी हमारे घर के अंदर जो भी समस्या है वो समस्या सुलझती है। क्योंकि आज के इस महंगाई में नर नारी का एक साथ बाहर जाना और अपने बच्चों की सुख सुविधा के लिए कार्य करना, काम करना, तभी उनकी समस्याओं को यहाँ पर वे सुलझा सकते हैं। तो आज नर नारी एक साथ निकलने वाले हैं, जो भी समस्या है, जो भी विकट परिस्थितियाँ है, उस परिस्थिति को सुलझाने का कार्य एक साथ मिलकर करने वाले हैं। दोनों इस दिशा में कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे और नए समाज की रचना करेंगे। लेगे कांटों का ताज नर नारी। जितनी भी समस्या है, जितनी भी विकट परेशानियां हैं, उनको पीछे छोड़कर, उनका सामना करके वो जो कांटों का ताज है, वो कांटों का ताज भी अपने सर पर पहनेंगे और बिल्कुल भी महसूस नहीं करेंगे कि हमें ये समस्या है या वो समस्या है, बल्कि उन समस्याओं का जो ताज है, उस ताज को भी वे अपने सर पर रखेंगे। मतलब वे जो भी समस्या है, जो भी परेशानी, वो मिलकर वो क्या करने वाले हैं, उनका सामना करने वाले हैं। कंधे से कंधा मिलाकर वे काम करने वाले हैं। दोनों संगी है और सहचर है। मतलब दोनों कैसे हैं, संगी है, संगी मतलब मित्र, एक दूसरे की केयर करने वाले, एक दूसरे की यहाँ पर केयरिंग करने वाले, एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत करने वाले, वो दोनों संगी हैं। सहचर, सहचर मतलब साथ साथ, कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हैं। और आज के इस युग में स्त्री पुरुष दोनों ने एक साथ चलकर, संगी साथी बनकर, मित्रता का व्यवहार करते हुए और सहचर एक ही राह पर कंधे से कंधे मिलाकर चलना है। और अब रचेगी समाज नर नारी, और तभी समाज के अंदर एक नया समाज निर्माण करेंगे, नवनिर्माण करेंगे नए समाज का, जिसमें सबको समानता का अधिकार मिले। कहीं पर भी स्त्री को लेकर किसी तरह का दुय्यम दर्जा नहीं, बल्कि जितना कार्य पुरुष करते हैं उसी की तरह स्त्रियां भी काम करती है। घर से बाहर निकलती है अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, अपने परिवार की सुख सुविधा के लिए वो भी दिन रात मेहनत करती है जैसे पुरुष मेहनत करता है। इसलिए ये दोनों कैसे है, संगी है, साथी है, सहचर है। ये दोनों मिलकर समाज की रचना करेंगे, नए समाज का निर्माण करेंगे। ना ही पुरुष अकेला ये कार्य कर सकता है, ना ही स्त्री ये कार्य कर सकती, दोनों साथ मिलकर ही। जैसे सिक्के के दो बाजू होते हैं ना, वैसे ये जीवन की दो बाजू है, स्त्री और पुरुष। ये समाज दोनों के बगैर अधूरा है। देखिएगा, अगर आप कल्पना कीजिएगा कि इस समाज में केवल पुरुष ही होंगे तो क्या ये समाज जीवित रहेगा? नहीं। अगर सिर्फ स्त्रियां ही रहेगी तो भी ये समाज जीवित नहीं रहेगा। इस समाज को दोनों लोगों की आवश्यकता है, स्त्री की भी आवश्यकता है और पुरुष की भी आवश्यकता है। इसलिए यहाँ पर दोनों स्त्री, दोनों नर नारी मतलब स्त्री और पुरुष मिलकर समस्याओं का सामना करेंगे, उसको सुलझाने का काम करेंगे। जो भी समस्या है, जो भी विकट परिस्थितियाँ हैं, जो भी कांटे हैं राहों में, उसको मिलकर वे क्या करेंगे, अपने मार्ग से हटाएंगे और दोनों संगी बनकर, दोनों सहचर बनकर, साथी बनकर, मित्र बनकर, एक साथ चलकर इस नए समाज की रचना करेंगे। तो यहाँ पर समानता की बात की है कि यहाँ पर स्त्री को और पुरुष को समान अधिकार है, जिसमें सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। जितना आप महत्व पुरुष को देते हैं, उतना ही महत्व को
महत्व स्त्री को भी देना चाहिए, क्योंकि ये दूसरे एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। समाज इन दोनों के बगैर अधूरा है। ना ही वो पुरुष के बिना रह सकता है, ना ही वो स्त्री के बिना रह सकता है। इस समाज को दोनों की आवश्यकता है, तो क्यों ना हम दोनों को समानता का अधिकार दें, क्योंकि ये दोनों अपने परिवार के लिए क्या करती है, समस्याओं का सामना करती है। परिवार की खुशियों के लिए वो यहाँ पर क्या करती है, अपने आप को यहाँ पर वे समस्याओं के सामने डट कर खड़ा करती है। और वो कांटों का ताज, कांटों का मतलब है यहाँ पर समस्या है, परेशानियाँ, उनको वे अपने सर पर पहनती है। मतलब उनको वो अपने तरीके से वो क्या करती है, उन समस्याओं को अपने से दूर हटाती है। वर्तमान बोला, अतीत अच्छा था, प्राण के पद का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यो अतीत का भी गीत अच्छा था। अंत में कवि यहाँ पर कहते हैं कि वर्तमान और अतीत की बात की गई है। मतलब आज जो चल रहा है, अभी जो चल रहा है वो वर्तमान है, और जो बीत चुका है वो अतीत है। जो भविष्य मतलब जो भूतकाल है वो अतीत कहलाता है, और जो इस वक्त हम जी रहे हैं, जो हम लोग इस लाइफ को जी रहे हैं, वो हमारा वर्तमान है। तो कुछ इंसान का कहना ये है कि मतलब वर्तमान कह रहा है, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था। मतलब आज का जो ये पल है वो कहता है कि आज का पल अच्छा नहीं था, जो बीत चुका है वो पल बहुत अच्छा था। मतलब कि वर्तमान बोला अतीत अच्छा था। आज का जो ये वर्तमान है वो कहता है कि जो बीता हुआ भूतकाल है, जो अतीत है, वो बहुत अच्छा था। प्राण के पथ का मीत अच्छा था, कि वर्तमान के अनुसार बीता हुआ समय बहुत अच्छा था। उस समय जीवन पथ में साथ निभाने वाले अच्छे मित्र थे। हम कभी कभी अपने परिवार के साथ बैठते हैं तो परिवार के जो हमारे बुज़ुर्ग हैं वो कहते हैं ना, अभी की क्या लाइफ है, अभी का क्या जीवन है, पहले के लोग बहुत अच्छे थे। पहले तो इस तरह से लोगों के अंदर प्यार मोहब्बत हुआ करती थी, एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस होता था, एक दूसरे के लिए कुछ कर गुजरने की यहाँ पर उनके अंदर जुनून होता है। अभी के लोग तो स्वार्थी है, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं, किसी के लिए किसी के पास वक्त नहीं है। तो वर्तमान कहता है कि जो अतीत का जो जीवन था, जो पथ था, जो बीता हुआ जीवन है वो बहुत अच्छा था। लोग एक दूसरे की केयरिंग करते थे, लोग एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करते थे, एक दूसरे के लिए जान न्यौछावर करते थे। सभी जो भी त्यौहार आते थे, जो कुछ समस्याएं आती थी, उनको मिलजुल कर वो सुलझाते थे। ना कोई जात था, ना कोई धर्म, ना कोई पथ, ना कोई ऊंच न नीच, ना गरीब न अमीर। लेकिन आज के इस वर्तमान युग में ये सारी समस्याएं हमारे सामने हैं। इसलिए वर्तमान कहता है कि जो बीता हुआ समय था वो समय बहुत अच्छा था। उस बीते हुए समय का जीवन बहुत ही अच्छा था। जीवन पथ में साथ निभाने वाले अच्छे मित्र थे, अच्छे लोग थे, अच्छे साथी थे। वर्तमान कहता है कि भविष्य में जब हम अतीत हो जाएंगे और लोग हमारा भी गुणगान करेंगे। लेकिन यही वर्तमान कहता है कि प्राण के पद का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा। जब यहाँ पर हम लोग भविष्य में आएंगे, जब हम अतीत हो जाएंगे, और वर्तमान कहता है कि भविष्य में जब लोग हमारा भी गुणगान करेंगे, लोग जब इस वर्तमान को जब ये फिर से अतीत हो जाएगा, तब आने वाले भविष्य के लोग कहेंगे कि हाँ, ये वर्तमान भी बहुत अच्छा था। जैसे आज का वर्तमान कहता है अतीत अच्छा है, तो आने वाले भविष्य के लोग क्या कहेंगे कि हाँ, ये वर्तमान भी अच्छा था, जो बीत चुका है वो लोग हमारा भी गुणगान करेंगे। वैसे अतीत भी गुणगान करने लायक था। तो इस तरह से ये अतीत का भी गीत अच्छा था। मतलब कि समय जैसे समय बीतता है उस समय, जैसे कि आज का पल हम कहेंगे नहीं बाबा आज तो अच्छा नहीं है, आज बहुत तकलीफ़ है, लेकिन यही आज जब अतीत बन जाएगा तो आने वाला जो भविष्य का दिवस है उस दिवस में हम कहेंगे अरे नहीं बाबा वो दिन भी अच्छा था। मतलब यहाँ पर सब अच्छा है, सिर्फ हमारी दृष्टि, हमारे सोचने का तरीका, हमारा देखने का नज़रिया बदलना चाहिए। सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर हम उसी नज़र से देखें, उसी दृष्टि से देखें,
तो हमारे लिए अतीत भी अच्छा है, वर्तमान भी अच्छा है और आने वाला भविष्य भी अच्छा रहेगा। बस हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या देखते हैं, हम क्या कैसे हम उसको व्यतीत करते हैं। ये सारे समय हमारे हाथ के हैं। अतीत भी हमारा है, वर्तमान भी हमारा है, भविष्य भी हमारा है। बस हमें उसके जीने का सही सलीका आना चाहिए, हमें उसकी ओर देखने का सही नज़रिया होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारी अपनी हैं। हम ही अपने अतीत को अच्छा बुरा बना सकते हैं, हम ही अपने वर्तमान को अच्छा बुरा बना सकते हैं और आने वाले भविष्य को अच्छा बुरा बनाने का भी हमारे पास ही हक है। तो अब हमें सोचना चाहिए कि हमें अच्छा बनाना है या बुरा बनाना है, क्योंकि ये हमारी बात है, हमारे बस की बात है। ये हम इसको अच्छा बुरा बनाते हैं। अतीत को अच्छा बनाने वाले भी हम ही हैं, वर्तमान को अच्छा बनाने वाले भी हम हैं और आने वाले भविष्य को अच्छा बनाने वाले हम हैं। बस हमारा सोचने का तरीका, हमारा देखने का तरीका, हमारा दृष्टिकोण, हमारा सलीका सही होना चाहिए। तो ये सारे काल, ये सारी स्थितियाँ हमारे लिए अच्छी ही होगी। इस तरह से आज हमने यहाँ पर इन 4 छंदों को देखा। पहले छंद में हमने देखा, देखो फिर से एक बार, कि जो इंसान संकट के राह पर चलता है, मंजिल प्राप्त करते हुए आने वाले संकटों को सहता है, वही एक दिन सफलता के शिखर पर बैठेगा और वही इंसान अपना इतिहास बनाएगा। फिर हमने देखा कि हमें प्यार मोहब्बत की राह पर चलना चाहिए, हमें अच्छी नैतिकता, अच्छी नीतियाँ अपनानी चाहिए, सहानुभूति, प्रेम, सहायता करना, ये सारी नीतियाँ हैं, ये नीतियाँ पर हमें चलना चाहिए। ये सिर्फ किसी एक इंसान की बस की बात नहीं है, ये सब इंसान ने अपनाना चाहिए और अपना जो जीवन है वो हंसते गाते हुए अपनी राह पर, अपने मंजिल पर चलना चाहिए। कहते हैं कि नर नारी समानता की बात है, नर नारी साथ निकलेंगे तो आने वाले मार्ग की जो भी समस्या है, जो भी विकट परेशानियां हैं, उसको वही हल करेंगे और वो जो कांटों का ताज है वो अपने सर पहनेंगे और दोनों एक दूसरे के संगी बनकर, मित्र बनकर, दोस्त बनकर और सहचर बनकर साथ साथ राह पर चलेंगे। तो ये दोनों एक नए इतिहास बनाएंगे, ये एक नए समाज की निर्मित करेंगे जिसके अंदर स्त्री पुरुष को समान अधिकार होगा। और फिर हमने देखा कि ये हमारी बस में है कि वर्तमान और अतीत, वर्तमान और भविष्य काल को हमें किस तरह से अच्छा बनाना है। वर्तमान आज कहता है कि अतीत अच्छा था, यही वर्तमान जब अतीत बन जाएगा तो आने वाला भविष्य कहेगा कि ये वर्तमान अच्छा था। तो हमें अपने दृष्टिकोण से, अपने नज़रिए को बदलना है और हमें अतीत को, वर्तमान को और आने वाले भविष्य को अच्छा बनाना है और हमें वो जो हमारा जीवन है वह जीवन पथ हमें इस तरह से अच्छी तरह से निभाना है। तो इस तरह से हमने ये 8 के 8 जो छंद थे, जो चतुष्पदियाँ कहते हैं, वो हमने कंप्लीट की। जो चुनी हुई कविताएं इस संग्रह से ली गई थी, इसके अंदर हमने देखा कि जो भी कठिन शब्दार्थ है उस शब्दार्थों को हमने देखा कि यहाँ पर कहा गया है मंजिल, मंजिल मतलब पड़ाव, हमारा मार्ग, पथ का मतलब है मार्ग और सिद्धि का मतलब है सफलता प्राप्त करना, शिखर का मतलब है चोटी, मतलब शीर्ष, ऊंचाई पर बैठना, प्रीति का मतलब है प्यार, नीति का मतलब है जनता या समाज के प्रति निश्चित आचार व्यवहार, जैसे कि प्यार, मोहब्बत, उनके प्रति सहानुभूति, भाईचारा, ये सारी नीतियाँ होती हैं। सहचर का मतलब साथ रहने और साथ चलने वाला इंसान, रचना मतलब नवनिर्माण करना, नया निर्माण करना और अतीत मतलब बीता हुआ समय और मीत का मतलब है मित्र। तो इस तरह से हमने ये पूरी कविता यहाँ पर कंप्लीट की है, जो 4 छंदों वाली है, जिसके अंदर 8 छंद दिए हैं और एक एक छंद के अंदर 4-4 पंक्तियाँ हैं, मतलब इसको हम क्या कहते हैं, चतुष्पदियाँ कहते हैं। तो इस तरह से हमने ये पूरी कविता को यहाँ पर कंप्लीट किया है। अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो इस कविता के अंदर, तो आप हमें व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। अब इससे जुड़े जो कोई प्रश्न है, जो कृतियाँ हैं, वो हम आपको यहाँ पर
फ़ोटो कॉपी भेजेंगे वो आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है, क्योंकि नोटबुक बनाना और उसके अंदर जो भी हम यहाँ पर कृतियाँ देंगे लेसन के बाद, पोएम के बाद, वो आपको कंपलसरी आपके बुक में नोट डाउन करना है। और उसको करने के बाद हमें शो ऑफ करना है कि मैडम मैंने ये काम जो दिया था आपने वो कंप्लीट किया है। तो हम उस नंबर को नोट डाउन करेंगे कि इस बच्चे ने, इस रोल नंबर वाले इस स्टूडेंट ने ये कार्य किया है जो हमने उनको कृति स्वाध्याय दिया था। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो को, अब ये वीडियो आपके पास पहुंच गई है पूरी कविता की, जिसको हमने 3 पार्टों में बनाया था। पहले हमने थोड़ा सा आपको परिचय दिया था कवि का, फिर उसके बाद दूसरे भाग में हमने 4 छंदों को देखा, 4 चतुष्पदियों का सरल अर्थ देखा, और आज हमारा तीसरा भाग है, तीसरा वीडियो है, जिसके हमने अंदर जो अगली 4 चतुष्पदियाँ हैं उन 4 चतुष्पदियों का अर्थ देखा है। अब इसके बाद यहाँ पर आता है स्वाध्याय की बात, कृति पत्रिका, जो हम आपको अगला लेक्चर जब हमारा मंडे को होगा तो उस मंडे को मैं आपको कृति पत्रिका दे दूँगी। आपको उस कृति पत्रिका को मंडे के दिन अपने नोटबुक में सॉल्व करना है और वहाँ पर उसको कंप्लीट करना है। ओके स्टूडेंट, अगर कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से भी आपको कुछ कृति पत्रिका दूंगी और कुछ जो स्वाध्याय है हमारे बुक्स के अंदर, उस स्वाध्याय को भी हम मंडे को सॉल्व करेंगे। तो आपके पास इसके लिए नोटबुक होना और टेक्स्ट बुक होना बहुत ज़रूरी है। तो कृपया करके आप अपने जो 12वीं के एक स्टूडेंट हैं, अपने जो फ्रेंड्स हैं, अपने कलीग्स हैं, उनसे अगर आपको पुस्तक प्राप्त होती है तो आप उनसे प्राप्त कीजिएगा। अन्यथा हमने आपको PDF तो भेज ही दी है पुस्तक की, उस PDF के ज़रिए भी आप स्टडी कर सकते हो। लेकिन बार बार मोबाइल पर उस PDF को ओपन करना ये काफ़ी तकलीफ़दायक बात है। इसलिए अगर आप एक बुक्स ले लेते हो, या तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि अगर आप एक दो भी 3-4 स्टूडेंट आप एक जगह रहते हो, थोड़े थोड़े अंतर की दूरी पर, जिससे आप वॉकिंग डिस्टेंस से आप उसको तय कर सकते हो, जा सकते हो एक दूसरे के पास, क्योंकि अभी कोविड-19 है इसलिए हम एक दूसरे के घर भी नहीं जाते। तो अगर ऐसे बहुत ही नज़दीक है और हम इजीली वहाँ पर जा सकते हैं, पहुँच सकते हैं, तो वो 3-4 मित्र कंट्रीब्यूशन करके, अगर ये 104 रुपये की नोट टेक्स्ट बुक्स हैं, तो अगर आप 4 मित्र मिलकर अगर 25 रुपीज़ भी कलेक्ट करते हो तो एक पुस्तक से आप 4 मित्र उसका यूज़ कर सकते हो। तो ये भी एक मार्ग है। अगर आप खुद अकेले ख़रीद सकते हो, आपकी कैपेसिटी है तो आप ख़रीदें, या तो पिछले वर्ष जो विद्यार्थी आपके पहचान के हैं जो 12वीं में थे, उनसे आप वो पुस्तक ले लीजिएगा, तो आपको उसका सही तरीके से इस्तेमाल हो पाएगा। ठीक है, थैंक यू।